Hey everyone, Namaste. Welcome to my channel. So today we'll be talking about the revaluation account. अभी तक हमने पीछे के टॉपिक्स देखे थे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में. आज हम बात करेंगे revaluation अकाउंट की. तो let's get started with it. ओके, सो व्हाट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट. देखिए, रीवैल्यूएशन के नाम से ही पता चल रहा है ना, जब हम दोबारा वैल्यू कर रहे हैं. पहली चीज़ तो हम रीवैल्यूएशन करते किसका है, एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का. हम पढ़ के आ रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. इसका मतलब क्या, देखिए, जब भी कोई नया पार्टनर आता है ना फर्म में, कि पहले से दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, लेट्स से कि देयर वर टू पार्टनर्स, एक्स और वाई पहले से पार्टनर्स थे. अब इन्होंने एक फर्म अपनी बना रखी है, 1-2 साल बिजनेस किया, अच्छे से अपना बिजनेस ग्रो किया, और थर्ड ईयर क्या हुआ, जेड एक नया पार्टनर इनके बिजनेस में ज्वाइन कर रहा है. मतलब एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, जो कि करेंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं. अब देखो, अभी तक इनके जो भी एसेट्स रहे होंगे या लाइबिलिटीज़ रही होंगी, वो अपनी बैलेंस शीट पे अपनी प्रीवियस हिस्टोरिकल वैल्यू पे शो कर रहे होंगे. बट अब जब नया पार्टनर आया है ना, तो ये क्या करेंगे, अपनी नई बैलेंस शीट बनाएंगे और उसको रीवैल्यू कर देंगे. जितने भी एसेट्स की करंट वैल्यू है या जितनी भी लाइबिलिटीज़ की करंट वैल्यू है, क्योंकि वैल्यू तो कीप्स ऑन चेंजिंग ना. आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू तो काफ़ी टाइम के बाद अगर आप देखो तो वो चेंज हो जाएगी. तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो चाहिए होती है हमें, ठीक है, रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाने के लिए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, कि एसेट्स की रिवाइज्ड वैल्यू क्या है और लाइबिलिटीज़ की रिवाइज्ड वैल्यू क्या है. तो जो चेंज होता है ना वैल्यू में, द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं. तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, टू डिटरमाइन, किस लिए होता है, टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. कि जब अब हमने दोबारा से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की नई वैल्यूज़ जब निकाली हैं, तो उससे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. अच्छा, देयर इज़ वन मोर थिंग, ये लॉस ना, या ये लॉस या प्रॉफिट, ये अगर बात करूँ मैं, तो ये नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस होता है. क्यों, चलिए मैं इसकी बात आगे करती हूँ. जब हम लोग इलस्ट्रेशन देखेंगे ना, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी. एंड इंक्लूडिंग दोज आइटम्स दैट आर अनरिकॉर्डेड इन टू द बुक्स. या कोई अगर ऐसी लाइबिलिटी है या कोई ऐसा एसेट है जो हम प्रीवियसली रिकॉर्ड करना भूल गए थे या मिस हो गया था, तो उसको हम दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और इन द केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तीनों ही केसेस में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है, ताकि हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट बना सकें बाद में. It is done so that the liabilities and assets are recorded in the books at their appropriate values. Just what I told you, कि अब क्योंकि वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की, तो जो नई वैल्यूज़ हैं उस पर हम रिकॉर्ड कर सकें, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं. ठीक है, तो अब पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसा है, और उसके बाद हम एक इलस्ट्रेशन करके समझेंगे. तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट ना कुछ इस टाइप का इसका प्रोफॉर्मा होता है. ये है आपका डेबिट साइड, ठीक है. ये ऐसे लिखते नहीं हैं फॉर्मली, इसको ऐसा लिखा नहीं जाता, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दे रही हूँ. और ये है आपका क्रेडिट साइड, ठीक है. जो राइट वाला साइड होता है ना, इधर वाला साइड होता है, ये आपका क्रेडिट साइड होता है, और लेफ्ट वाला साइड आपका डेबिट साइड होता है. अब आप इतना अपने जहन में बस पक्का करके रखो कि हर वो नेगेटिव, अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यूएशन हो रहा है आपके एसेट्स में या लाइबिलिटीज़ में, तो वो डेबिट जाएगा. कुछ भी पॉजिटिव हो रहा है तो वो क्रेडिट जाएगा. ठीक है, ये नेगेटिव साइड होता है और ये पॉजिटिव साइड होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के कॉन्टेक्स्ट में. अब इसका मतलब क्या है, हम रिवैल्यूएशन किसका कर रहे हैं, लाइबिलिटीज़ का और एसेट्स का. मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, कि मैंने बोला कि मेरी जो लैंड थी वो 5 लाख रुपए की थी. मेरी बैलेंस शीट में मेरी लैंड 5 लाख रुपीज़ की वैल्यू की शो कर रही है. बट अब 2 साल के बाद मैं रिवैल्यूएशन कर रही हूँ, तो लैंड की वैल्यू आप लोगों को पता है इंक्रीज़ होती रहती है नॉर्मल कंडीशंस में. तो अब मेरी लैंड की वैल्यू क्या हो गई है, 6 लाख रुपए हो गई है. ये आपको क्वेश्चन में गिवन होता है. अब मेरी लैंड की वैल्यू 6 लाख हो गई है. पहले 5 लाख थी, अभी 1 लाख हो गई है, अभी 6 लाख हो गई है. तो इंक्रीज़ कितने से हो गई, 1 लाख से मेरी लैंड की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है. तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है. लैंड मेरे लिए एसेट है, और एसेट में अगर कुछ इंक्रीज़ हुआ है तो इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग. पॉजिटिव चीज़ कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में जाएगी. मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे लैंड, और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 1 लाख. अच्छा, 1 लाख क्यों लिखेंगे, हमें यहाँ पे सिर्फ चेंज इन वैल्यू लिखना होता है, हमें न्यू वैल्यू नहीं लिखनी है.
ये जो 6 लाख की लैंड हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 6 लाख लिख देंगे डायरेक्टली, वो तो रिवाइज्ड वैल्यू जब हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाएंगे ना उसमें लिखेंगे। यहाँ पे हम बस लिख देंगे बाय लैंड और कितना होगा हमारा 1 लाख। ठीक है, अभी ये सब हम इलस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ। तो हमें क्या पता चला, मेरे एसेट की वैल्यू जब इंक्रीज हो रही है कहाँ पे जा रहा है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट साइड पे क्या आएगा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। कोई भी आप ऐसे ही सोच लो कि कोई भी आपका एसेट है और उसकी वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है, इट इज़ ऑलवेज अ पॉजिटिव थिंग, और पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी बात है, तो वो कहाँ जाता है, क्रेडिट पे जाता है। ठीक, अब अगर मैं यही बोलती कि लैंड की वैल्यू, या चलो मशीन ले लेते हैं, मशीन की वैल्यू हमेशा डिप्रिशिएट होती है। ठीक है, तो मेरे पास कोई मशीनरी है जो कि 50,000 की थी इनिशियली, बट अब ये डेप्रिशिएट हो गई है 10% से। 10% से डेप्रिशिएट हो गई, मतलब कितना कितना डेप्रिशिएट हो गया, 50,000 का 10% इज 5,000। अब मेरी मशीन की वैल्यू हो गई 45,000 रुपये। तो क्या ये अच्छी बात है कि मेरी मशीन की वैल्यू कम हो गई? नहीं, ये तो नेगेटिव बात हो गई, और नेगेटिव बात हो गई तो मतलब ये डेबिट साइड में जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि इफ़ देयर इज़ एनी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट, तो हम उसको कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड में, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक, ये बात हो गई एसेट की। अभी मैंने बताया था कि रिवैल्यूएशन हम करते हैं एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का। एसेट की बात कंप्लीट हो गई, लाइबिलिटीज़ पे आते हैं। अब देखिए, मान लीजिए आपके जो क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिन्हें हमें पैसे वापस करने हैं, जिन्हें हमें पैसे देने हैं, उन्हें हमारा उधार लगा हुआ है किसी पे और हमें पैसे वापस करने हैं किसी को। तो आपके क्रेडिटर्स थे 50,000, लेकिन अब रीवैल्यूएशन में आपको दिया हुआ है कि आपके क्रेडिटर्स 10,000 से इंक्रीज हो गए हैं। पहले आपको 50,000 रुपये देने थे, अब आपको कितने देने हैं, 60,000 रुपये देने पड़ेंगे। 50 + 10, 10,000 से इंक्रीज हो गए। तो क्या ज़्यादा पैसे देने में मज़ा आता है? बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो ये 10,000 एडिशनल बर्डन हो गया, विच इज़ अगेन अ नेगेटिव थिंग। नेगेटिव चीज़ें कहाँ लिखते हैं हम, डेबिट साइड में लिखते हैं। इससे क्या पता चला कि इफ़ देयर इज़ एनी इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ योर लाइबिलिटी, तो हम उसको डेबिट साइड लिख देते हैं, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। और अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं कि आपकी जो क्रेडिटर्स है वो 50,000 की जगह क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 10,000 से कम हो गए, एक क्रेडिटर ने आपका पैसा माफ़ कर दिया या जो भी हो गया, अब उसको पैसे नहीं चाहिए, तो अब आपको सिर्फ 40,000 रुपये देने हैं। अब ये हुई खुशी की बात, और खुशी की बातें सारी क्रेडिट साइड में आती हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो हम इसको लिख देंगे क्रेडिट साइड में, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी। जिस भी बात से आपको खुशी हो रही है लाइबिलिटी और एसेट के चेंज होने से, वो क्रेडिट में आएंगी, और जिस भी बात से दुख हो रहा है वो डेबिट में आएगा। ठीक है, एसेट कम होता है तो दुख होता है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो दुख होता है, दोनों डेबिट में आ गया। और एसेट इंक्रीज होता है तो अच्छा लगता है, लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो अच्छा लगता है, ये दोनों बातें क्रेडिट में आ गई। इसको छोड़ के एक और चीज़ हो सकती है कि अचानक से कोई नया एसेट नहीं आता। मान लीजिए कोई पुराना ही एसेट था, बट आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था अभी तक अपनी बुक्स में, तो उसे हम क्या करेंगे, कोई अचानक से नया एसेट आ गया, या आपने पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, अब आपको नया एसेट रिकॉर्ड करना है, तो वो भी क्या हो गया आपके लिए, अच्छी बात है ना, एक नया एसेट आ गया है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे अनरिकॉर्डेड एसेट। ये भी अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो अगेन क्रेडिट साइड में आ जाएगी। और इन द सेम वे अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, कि लाइबिलिटी तो थी बट आपने अभी तक उसको एक्नॉलेज नहीं किया था या उसको रिकॉर्ड नहीं किया था, तो अब आपको फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग, डेबिट में जाएगा। ठीक है, बस इतना करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब इसको क्लोज कर देंगे। अब देखो, जाहिर सी बात है ना, क्रेडिट साइड अच्छा वाला साइड है, पॉजिटिव साइड है, डेबिट साइड गंदा साइड है, नेगेटिव साइड है। तो हम क्या चाहते हैं कि मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा हो। अगर मेरा क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब पॉजिटिव ज़्यादा है, मतलब पैसे आए ज़्यादा हैं और खर्च कम हुए हैं, मतलब कि प्रॉफिट है। ऐसे ही सोचो ना, अगर ये सब मिला के रफली मैं बोलूँ कि आ रहा है 50,000, ये सब मिला के आ रहा है 50,000, हमें ये तो पता चल गया है अकाउंट्स पढ़ते पढ़ते कि हमें इधर भी 50,000 ही चाहिए, लेकिन इन सबको मिला के आ रहा था 40,000।
इन सबको मिला के तो 50,000 आ रहा था, बट इन सबको मिला के 40,000 ही आ रहा है, बट टोटल में तो हमें 50,000 चाहिए। तो यहाँ पे जो 10,000 एडिशनल बचे हुए हैं ये क्या है मेरा, ये है प्रॉफिट टू प्रॉफिट। ये प्रॉफिट्स किसको दिए जाएंगे, ओल्ड पार्टनर्स को। हम पढ़ रहे हैं एडमिशन पढ़ रहे हैं ना कि एक नया पार्टनर आ रहा है, तो ये तो हम पुरानी बैलेंस शीट का व्यारा न्यारा कर रहे हैं ना कि हम पुरानी बैलेंस शीट को अब रिवाइज करेंगे, जब नया पार्टनर आ जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर चलेगा, नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से नई चीज़ें होंगी सारी। तो पुरानी चीज़ें हटा रहे हैं, तो अब जो प्रॉफिट होगा ना ये ओल्ड पार्टनर्स, मतलब मेरे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग एक्स और वाई को दिया जाएगा, जेड को नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और अगर यही आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा ना होता और आपका डेबिट साइड ज़्यादा होता, मान लो ये साइड आपका है 50,000 और ये साइड है आपका 40,000, अब क्या, अभी भी यहाँ पे तो हमें 50,000 टोटल करना ही है, बट ये जो मेरा बैलेंसिंग फिगर है ना वो इधर आ गया, मतलब कि ये क्या है, लॉस। तो बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो सबसे पहले ना हमने पढ़ लिया था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना, उसके बाद गुडविल का ट्रीटमेंट पढ़ लिया था हमने, उसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। तो ये जो लॉस है ना वो ट्रांसफर होता है, या जो प्रॉफिट भी है वो ट्रांसफर होता है कहाँ पे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद हम रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम एक इलस्ट्रेशन करके देखते हैं कि आपको थोड़ा और अंदाज लगे इसका। तो लेट्स सी, प्रिपेयर अ रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है, ये देखिए, कैपिटल, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज में है, और एसेट में आपका लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, डेटर्स 50,000 के हैं जिसमें कि प्रोविजंस दिया है डाउटफुल, ये डाउटफुल डेट्स हैं, डाउटफुल डेट्स के लिए 5,000 के प्रोविजंस माइनस कर दें तो 45,000 के डेटर्स हैं, ठीक। स्टॉक है 15,000 का, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ठीक है। अब अदर इन्फॉर्मेशन देखिए, अदर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, लैंड 20% से बढ़ा दिया गया, स्टॉक 5% से कम कर दिया गया, प्लांट एंड मशीनरी 70,000 तक ले आया गया, एंड देयर वॉज एन ओल्ड टाइप राइटर वर्थ 5,000 जिसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया गया था। फिर प्रोविजन सेट किया गया डाउटफुल डेट्स के लिए 15% पे, और क्रेडिटर्स 20,000 के जो थे अब उन्हें पे नहीं करना है। एक एक करके इस पे अभी चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बना देती हूँ आप लोगों के लिए। पर्टिकुलर्स, वेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अच्छा, अगर अभी आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आगे मैं जो भी वीडियोस डालूँ आपको अपडेट मिलता रहे उसका, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहली इन्फॉर्मेशन, सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। पहली इन्फॉर्मेशन क्या दी है मुझे, फर्स्ट पॉइंट देखिए, लैंड वॉज इंक्रीज्ड बाय 20%। लैंड को क्या किया गया, 20% से बढ़ा दिया गया। लैंड क्या है, एसेट, एसेट को इंक्रीज कर दिया गया 20% से। लैंड कितने की थी, 5 लाख रुपए की थी, 5 लाख का 20% कितना हो गया, 1 लाख रुपए, ठीक है। 1 लाख रुपए से आपकी लैंड इंक्रीज हो रही है, एसेट इंक्रीज हो रही है, बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बातें हमें अभी पता चली हैं कि क्रेडिट साइड में आती हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय लैंड, और अमाउंट में लिख देंगे 1 लाख। बस ये गलती नहीं करना, बच्चे क्या गलती करते हैं ना कि यहाँ पे पूरा अमाउंट लिख देते हैं। 20% बढ़ा के, मेरी अगर 6 लाख की वैल्यू हुई है तो हम 6 लाख नहीं लिखेंगे, जितने से इंक्रीज हुआ है या जितने से डिक्रीज हुआ है ना बस उतना लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, स्टॉक वॉज डिक्रीज्ड बाय 5%। स्टॉक को 5% से कम कर दिया गया। अब स्टॉक थे कितना, 15,000 के, 15,000 का 5% कितना होगा, 750। तो अब स्टॉक में अगर डिक्रीज किया है तो अगेन इट इज़ अ नेगेटिव थिंग, कहाँ पे आएगा, डेबिट में आएगा। कितने से आएगा, 750 से आएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू स्टॉक, और अमाउंट में लिख देंगे 7। जितने अमाउंट से चेंज हुआ है, बार बार आई एम सेइंग, उतना ही अमाउंट लिखना है हमें। नेक्स्ट है क्या, अच्छा देखो ध्यान देना, कुछ बच्चों को इसमें भी कन्फ्यूजन होती है, ऑल्दो ये इंग्लिश का प्रॉब्लम है, बस इसमें कुछ कन्फ्यूजन का पॉइंट है ही नहीं। बस अगर इंग्लिश की थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम है तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है।
स्टॉक वॉज डिक्रीज्ड बाय 5% था, लैंड वॉज इंक्रीज्ड बाय 20% था। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, प्लांट एंड मशीनरी वॉज डिक्रीज्ड टू 70,000। इसका क्या मतलब है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज करके 70,000 तक ले आनी है, 70,000 तक, 70,000 से नहीं डिक्रीज करनी है, 70,000 तक वो वैल्यू ले आनी है। अब प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी कितनी, 75,000 थी, तो हमें 70,000 से नहीं कम करनी, 70,000 तक कम करनी है। पहले 75,000 थी, अब हमें उसे 70,000 कर देना है। मतलब कम कितने से किया, 5,000 से। ठीक है, कम सिर्फ 5,000 से किया, कम जितना किया है उतना यहाँ लिख देंगे। टू मशीनरी, मशीन भी मेरे लिए एसेट है, वैल्यू कम हो रही है, डेबिट होगा। अच्छा, अगर यहीं पे मान लीजिए लिखा होता प्लांट एंड मशीनरी वॉज डिक्रीज्ड बाय 70,000 कि 70,000 से कम कर दिया, तो हम सीधे सीधे यहाँ पे 5,000 की जगह 70,000 लिख देते। ठीक है, तो इसका मतलब समझिएगा, यहाँ पे बाय नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है टू। इसको मैं रब कर देती हूँ, कंफ्यूजन ना रहे। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या लिखा है, देयर वॉज एन ओल्ड टाइपराइटर वर्थ ₹5,000 नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अभी हमने यही ऊपर पॉइंट देखा था जब मैं फॉर्मेट पढ़ा रही थी कि अगर कोई नया अचानक से नया एसेट आ गया है, नया नहीं पुराना ही एसेट आ गया है जिसे हम अभी तक हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया था अपनी अकाउंटिंग बुक्स में, तो वो भी मेरे लिए खुशी की बात है, क्रेडिट में जाएगा। कितने से जाएगा, 5,000 रुपीज़ से। बाय टाइपराइटर, एक नया टाइपराइटर आ गया ना, बाय टाइपराइटर जिसकी कॉस्ट है 5,000 रुपीज़। आगे आते हैं, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी सेट एट 15%। डाउटफुल डेट्स का जो डेटर्स पे प्रोविजन लगता है ना, वो हमें 15% पे सेट करना है। अब देखिए पहले डेटर्स हैं कितने के, डेटर्स हैं 50,000 के, और प्रोविजन हमें करना है 15% का। अभी प्रोविजन ऑलरेडी है 5,000 का, उसको इग्नोर करते हैं। 50,000 का 15% कितना होगा, ये 10% हो गया, तो 7,500। 50,000 का देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी सेट एट 15%। 15% पे प्रोविजन रखना है। ठीक है, डेटर्स कितने हैं, 50,000, 50,000 का 15% होता है 7,500, तो हमें प्रोविजन कितने का रखना है, 7,500 का प्रोविजन रखना है। प्रोविजन का क्या मतलब कि अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो प्रोविजन बना लेते हैं ना डाउटफुल डेट्स की, अगर पैसा नहीं मिला तो उसके लिए गुल्लक निकाल के अलग से रख दिया, प्रोविजन बना लिया। 5,000 का प्रोविजन तो ऑलरेडी बना रखा था ना, 5,000 का तो बना रखा था। हमें अगर 7,500 का प्रोविजन बनाना है और 5,000 का प्रोविजन बना रखा था, तो हमें एडिशनल सिर्फ 2,500 रुपये का प्रोविजन और बनाना है। पूरा 7,500 का नहीं बनाना, 5,000 का तो बना हुआ था, तो हमें 2,500 का प्रोविजन बनाना था। और क्या प्रोविजन बनाना अच्छी बात है, नहीं यार, हमें ऐसा लग रहा है कि डाउटफुल डेट्स हो जाएंगी, तो डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन इज नॉट अ गुड थिंग, तो ये क्या है, मेरी लाइबिलिटी में आ जाएगा काइंड ऑफ। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ये डेबिट हो जाएगा। डेबिट में आइए, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और आपका अमाउंट आएगा 2,500 का। लास्ट पॉइंट देखते हैं, क्रेडिटर्स वर्थ ₹20,000 आर नॉट टू बी पेड। 20,000 के जो क्रेडिटर्स हैं ना, अब उन्हें पैसे नहीं देने हैं। क्रेडिटर्स थे कितने ओरिजिनली, 1 लाख रुपए के थे, पर हमें उससे मतलब नहीं है जितने के भी रहे हो। अब बस 20,000 को पैसे नहीं देने, पैसे नहीं देने तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छी बात कहाँ आती है आप लोगों को पता है, क्रेडिट साइड में आती है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय क्रेडिटर्स, और कितना अमाउंट था, 20,000। अब हमें एक ग्लांस में देखते से ही पता चल रहा है कि मेरा ज़्यादा अमाउंट क्रेडिट साइड में है ना कि डेबिट साइड में। तो मैं इसको टोटल कर दूँ, 1,25,000। और इधर भी अब मुझे टोटल इतना ही चाहिए, 1,25,000। तो जाहिर सी बात है मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको ट्रांसफ़र होगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी हम कोई फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल आप लोग को पता होना चाहिए। और इसे हम बांट देते हैं ना, जो भी प्रॉफिट होता है ना उसे हम बांट देते हैं किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। आप लोगों को अब तक पता होना चाहिए कि ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। अगर नहीं पता है ना तो प्रीवियस वाला स्टार्टिंग के वीडियोस देख लीजिएगा एडमिशन वाली प्लेलिस्ट में। अच्छा,
अब इधर देखिए कितना हुआ, 5,000 5,000 10,000, मतलब सिर्फ 10,000 का हमारे पास डेबिट में बैलेंस था, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1,15,000। ये मेरा प्रॉफिट है। जो भी मेरे ओल्ड पार्टनर्स होंगे, मान लो एक्स वाई है, इक्वल में है, तो जो भी है जिस भी रेशियो में है उस रेशियो में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा अकाउंट होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर इसमें कोई डाउट हुआ हो आपको तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।